साथियों नमस्कार। सेक्शन 69 BNS आज एक कॉमन प्रॉब्लम जो है इंडियंस की बन चुका है, क्योंकि ये सेक्शन एक महिला को अधिकार देता है कि अगर उसको मूर्ख बना के उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। पर वो मूर्खता कैसी होगी, किस पर्सपेक्टिव में होगी, इस संबंध में भी जानकारी होना चाहिए और इस पछड़े से बचना कैसे है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, सेक्स करना हमारा अधिकार है, लिव इन रिलेशनशिप में जाना हमारा अधिकार है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये लड़कियां थाने पहुंचती है रिपोर्ट लेके, तो पुलिस वाले इन रिपोर्टों में जल्दबाजी में कार्रवाई करते हैं, जल्दबाजी में FIR दर्ज करते हैं और अल्टीमेटली हमें दोषी मानते हुए उसी एंगल से कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट, फिर उसका पढ़ेंगे अपन प्रैक्टिकल पार्ट, ताकि अपन को कोई दिक्कत नहीं आए और इजीली अपन राइट्स को जो है इन्फोर्स कर सकें। आप नेट से जो है 69 BNS का जो है सेक्शन खोल लेना, इस टॉपिक को मेरे साथ जो है पढ़ने के हिसाब से, ताकि आपको समझने में जो है काफ़ी इजी रहेगा। साथियों, सेक्शन ये कहता है, जिसका टाइटल है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, कि डिसीटफुल मीन्स कि ऐसे साधन जो प्रवंचना कारित कर सकते हैं उनका उपयोग करते हुए मैथुन कारित करना। ये बेसिक जो है इसका कॉन्सेप्ट है। साथियों, एक बात मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ और आपसे निवेदन भी करूँगा कि आप लोग नोट डाउन कर लो कि जो ये इंटरकोर्स है वो अंडर डिसेप्शन है, मींस धोखे से किया गया इंटरकोर्स है, तो ये रेप नहीं है। क्योंकि रेप के लिए जो प्रोविज़न था पहले वो था सेक्शन 375 IPC में डिफाइनिंग क्लॉज के रूप में, अब वो हो गया है सेक्शन 63 BNS में। तो उसमें तो फोर्स का जो है उपयोग होगा, तभी रेप जो है कॉन्सिडर होगा, क्योंकि बलात्कार में फोर्स जो है एक आवश्यक एलिमेंट है वाइल डूइंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जबकि ये एक आवश्यक एलिमेंट नहीं है सेक्शन 69 BNS में। इसलिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऐसा इंटरकोर्स रेप नहीं होगा। साथियों, कंटेंट क्या है इसका कि हुएवर, जो कोई भी, बाय डिसीटफुल मीन्स कि ऐसे साधनों का उपयोग करके जो प्रवंचना कारित करते हुए उस महिला को मूर्ख बनाने के लिए आवश्यक हो या मूर्ख बनाने के लिए सक्षमता रखते हो, डिसीटफुल मीन्स। या बाय मेकिंग एनी प्रॉमिस टू मैरी, या उसको कोई आपने प्रॉमिस किया हो मैरी करने के लिए विदाउट एनी इंटेंटिंग टू फुलफिल द सेम, कि या तो मीन्स जो है डिसीटफुल है या आपने उसको प्रॉमिस किया कि मैं शादी कर लूँगा और ये प्रॉमिस करते हुए उसके साथ जो है आपने इंटरकोर्स किया है और ऐसा प्रॉमिस फुलफिल करने की आपकी नीयत नहीं है। दोनों ही स्थितियों में ऐसा इंटरकोर्स रेप तो नहीं है, बट ये सेक्शन 69 BNS के तहत जो है दंडनीय अपराध जो है बनेगा। पनिशमेंट क्या है यहाँ पर? 10 ईयर है और इसके साथ साथ फाइन भी है। अब डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या है? ऐसा कोई इंड्यूसमेंट या ऐसा कोई फॉल्स प्रॉमिस, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो कि मैं नौकरी जो है लेने गई थी और मेरे को जो है झांसा दे दिया, ये बहुत समझने वाली चीज़ें यहाँ पर आएंगी। या प्रमोशन जो है मैं अपने सीनियर से लेने गई थी तो मेरे को जो है धोखा दे दिया और मेरे साथ जो है सेक्स किया। और यहाँ आ सकता है कि मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिफिकेशन, की हम उससे जो है शादी कर ली और जो अपनी प्रीवियस मैरिज का जो फैक्टम था वो सप्रेस कर लिया। तीनों ही कंडीशंस में सेक्शन 69 BNS लागू होगा। बचना कैसे है और क्या क्या हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, इसको हम आज जो है समझने वाले हैं प्रैक्टिकल वे में। तो यहाँ पर 4 केस जो है प्रैक्टिकल हमको देखने हैं। केस नंबर 1 कि आप कोई भी जो है डेटिंग ऐप जो है यूज़ करते हो, और या आप फेसबुक मैसेंजर आप यूज़ कर रहे हो, या तमाम तरह की ऐप्स जो है मार्केट में अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर रहे हो, और कोई लड़की जो है उससे संपर्क में आती है आपके, और उसके बाद आपके व्हाट्सएप नंबर जो है आपस में हो जाते हैं एक्सचेंज, फिर आप लगातार फ़ोन कॉल से बातचीत करते हो और इसके साथ साथ किसी स्थान पर जो है मिलते हो। फिर एक दिन ऐसा तय होता है कि भाई आज हम इंटरकोर्स करेंगे, फिर आप इंटरकोर्स करते हो, उसके बाद लगातार ये इंटरकोर्स जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। फिर वो महिला जो है कुछ डिमांड शुरू करती है और अल्टीमेटली जब आप डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पाते हो तो वो आपको धमकाती है, और जब आप उसकी धमकी में नहीं आते हो तो वो थाने पहुंच जाती है और रिपोर्ट जो है लिखा देती है। ये है केस स्टडी नंबर 1। दूसरी केस स्टडी में क्या है, केस नंबर 2 के अंदर, कि आप एक बड़े जो है एंटरप्रेन्योर हो और आपने जो है एक वैकेंसी दी अखबार में, और कोई महिला जो है आपके पास आती है कि मुझे जो है एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और बंद कमरे में जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है। अचानक जो है वो अपने कपड़े फाड़ लेती है और वो चिल्लाती है और ये कहती है कि इस आदमी ने मेरे साथ जो है बलात्संग किया है, या मेरे साथ जो है इसने रेप किया है, या मेरे साथ जो है इसने इंटरकोर्स किया है। क्योंकि देखो कॉमनली जो टर्म्स है उस समय यही यूज़ होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये केस स्टडी नंबर 2 है, विच इंक्लूड द केस ऑफ प्रमोशन ऑल्सो, कि आप बॉस हैं, वो लड़की काम कर रही है, आपने बुलाया कि भाई तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, या प्रमोशन आप नहीं कर रहे हो, वो प्रमोशन चाह रही है पर प्रमोशन के लिए डिजर्व नहीं करती है, बंद कमरे में जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं
उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और अल्टीमेटली आप पर जो है आरोप लगा लिया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? केस नंबर 2। केस नंबर 3 जो है यहाँ पर यह है कि मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिफिकेशन, कि शादी तो कर ली है पर आपने अपनी मैरिटल स्टेटस को जो है छुपा लिया है। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेट केस है सेक्शन 69 BNS का। इसके अलावा आपके जो मीन्स है वो डिसीटफुल हैं और इसको आपने उपयोग में लेते हुए उसके साथ जो है इंटरकोर्स किया और आपकी इंटेंशन उसको आराम से जो है वो छल करने की थी। चारों ही केसेस में निचोड़ एक ही है कि आपको यह साबित करना होगा या आपको ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड पर रखना होगा कि आपके मीन्स जो है डिसीटफुल नहीं है या आप दोनों के बीच जो भी संबंध है वो कंसेंचुअल है और इस लड़की को सब कुछ पता है और ये जो है झूठ कह रही है और अल्टीमेटली आपको फंसाने का जो है प्रयास कर रही है। क्योंकि देखो केस नंबर 1 में तो जो केस है वो है पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है उससे पति जो है बाहर निकल गया और थर्ड पार्टी की जो है रिलेशनशिप में वो आ गया और वो थर्ड पार्टी जो है लिव इन में इसके साथ में रह रही है और बाद में जो है गलत फ़ायदा उठाकर इस तरह के मामले दर्ज कर रही है। तो ये प्रैक्टिकल केस स्टडी का जो केस नंबर 1 था उसका एक शॉर्ट जो है डिस्क्रिप्शन या स्पष्टीकरण है। केस नंबर 2 में क्या कि कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है, जो महिला एम्प्लॉय में काम कर रही है, उसके बीच संबंध जो है डेवलप हो सकते हैं, कई कारण इसके हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो महिला बाद में जो है गलत फ़ायदा इसका उठा सकती है कि साहब इन्होंने कहा था कि मैं नौकरी दे दूंगा या आपको प्रमोट कर दूंगा, तो मेरा जो है गलत मिसयूज़ किया। तीसरे केस में क्या होता है कि कोई लड़का वही केस है पति पत्नी वाला और वो संपर्क में थर्ड पार्टी के और वो अपना मैरिज जो है छुपा रहा है और लड़की इस स्टैंड को लेके जो है थाने जा रही है कि साहब इसने मुझसे ये बात छुपाई कि ये मैरिड है। अगर ये मैरिड है तो शादी कर सकता नहीं है, पर ये फैक्ट छुपाते हुए इसने अपने आप को सिंगल बताते हुए मेरे से जो है शादी करी, तो इस सिनेरियो में इस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये केस नंबर 3 का प्रैक्टिकल शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। और केस नंबर 4 में क्या ऐसे मीन्स जो डिसीटफुल है कि आपने उसको धोखा दिया या वो फैक्ट्स बताए जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं तुम शादी कर लूँगा, मेरे माता पिता भी राजी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जात बिरादरी के अंदर, और जबकि आपकी ऐसी वो नीयत नहीं है, तो ये केस बनेगा सेक्शन 69 BNS का। अब प्रैक्टिकली अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी केस नंबर 1 और 3 को लेकर, जहाँ पर इशू मैरिज के, आप उस लड़की से लिखा पढ़ी जरूर कर लो इन द नेचर ऑफ लिव इन एग्रीमेंट। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट। तो उस चीज़ पर दिल्ली हाईकोर्ट के कई जजमेंट जो है अवेलेबल हैं, उसको जाकर जो है आप देख सकते हो। पर आपको मैं एक बात जो है स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस एग्रीमेंट में जो है आप अपना पूरा ब्यौरा दें, उस लड़की का मीन्स थर्ड पार्टी का पूरा ब्यौरा लिखें, आपकी पत्नी का पूरा ब्यौरा लिखें। नंबर 4 आप ऑलरेडी मैरिड हैं, इसका पूरा ब्यौरा लिखें। नंबर 5 आपका पूरा नाम पता क्या है, आपके पिताजी का नाम पता क्या है, पूरा ब्यौरा लिखें। और इसके अलावा उस डॉक्यूमेंट को नोटराइज ज़रूर करा लें ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े। और इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए भी संबंधित कोर्ट में आवेदन करते हैं। भले प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा पर हम ये फैक्ट सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि इस लड़की को सारी जानकारियाँ हैं, देयर इज़ नो कंसीलमेंट। तो जानकर जब वो रिलेशनशिप में आ रही है देन इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। क्लियर हो गया आपको? तो दोनों ही परिस्थितियों में ये फैक्ट जो है काफ़ी काम आने वाला। और कोशिश ये करें कि अगर आपकी वाइफ की उससे मुलाकात हो जाए तो वो बेटर कोर्स रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं इन दिनों में प्रैक्टिकली कि जहाँ पर उस कंसर्न हस्बैंड की वाइफ जो है उस कंसर्न लेडी से मिल चुकी थी, साथ साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और वो लेडी जो कंसर्न हस्बैंड है उसकी वाइफ से दिन भर जो है लगी हुई है और इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप कर लिया कि अब उसकी एंट्री जो है घर में हो गई। वो किचन तक आ रही है और उसके हस्बैंड से फ्लर्ट कर रही है और वो लेडी कुछ नहीं बोल रही। लेडी मीन्स उस हस्बैंड की पत्नी, और अल्टीमेटली रिलेशनशिप है। तो वहाँ भी इस तरह के केसेस में आपको प्रैक्टिकल हेल्प मिल सकती है। तमाम एविडेंस जो है आपको बना के चलनी है। इवन अगर आप एक बॉस हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको जिस प्रेमाइसिस में आप बैठते हैं उसमें कैमरे होने चाहिए। कम से कम एक कैमरा लगाइए या 2 कैमरे तो लगाने चाहिए ताकि डिफरेंट एंगल से वो चीज़ों को कैप्चर कर सकें। और कैमरे जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करने चाहिए, वहाँ पर सरफा नहीं करना है, क्योंकि जो भी बातचीत हो रही है वो रिकॉर्ड रहेगी, जो भी कंटेंट रिकॉर्ड रहेगा। घबराइए मत, कम से कम एविडेंस प्रॉपर होगी तो वहाँ पर बच जाओगे। क्योंकि अगर लड़कियाँ अपनी हद जो है पार कर रही हैं या गलत सलत काम वो खुद करके आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, तो कम से कम वो एविडेंस जो न्यूट्रल है आपकी बेगुनाही का जो है सबूत दे देगी, तो वहाँ पर तकलीफ जो है कम होगी अपने को। इसका इसलिए विशेष पे आपको कह रहा हूँ कि विशेष ध्यान आपको रखना है इन चीज़ों का। और किसी भी ऑफिस एम्प्लॉय से जो कि लड़की है, फीमेल है, उससे अकेले में जो है आपको नहीं मिलना है, क्योंकि समय का देखो भरोसा नहीं है। अभी कुछ कांड हो गया तो फिर कौन उसको जो है समेटेगा, फिर आप चक्कर काटते रहोगे वकीलों के, कोर्टों के, और वहाँ कोई सुनेगा नहीं आपको। तो इसलिए सुनवाई भी तब होगी जब आपके पास जो है एक प्रॉपर एविडेंस होगी। तो इसलिए आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि गलतियाँ ना करें, कम से कम करें, और टेक्निकली जो है अपने आप को स्मार्ट जो है बना के चलें। और जो भी बातचीत आपकी हो रही है आपके कंसर्न एम्प्लॉय से फीमेल है, उस समय रिकॉर्डिंग
वाला फ़ोन जो है आपके पास में रखें और उसको ऑन करके रखें, ताकि हर एक सबूत जो है बना के चलना है अपने को। क्योंकि देखो आज हम लोग भी हैं, एक ऑफिस को मेंटेन करते हैं, पर हम लोग भी सारे प्रोटोकॉल जो है लेके चलते हैं। आज कुछ भी कांड हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? हम आपको बता रहे, मानो बड़ा हम खुद ही उन कांडों में फंस गए। तो इसलिए हर एक चीज़ पर जो है विशेषता आपको नज़र जो है बना के चलनी है, और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है ये मैंने आपको जो है स्पष्ट कर दिया। तो इसलिए घबराने का नहीं है, केवल कुछ सावधानी है उसको वर्कआउट करते हुए चलना है। तो अगर टॉपिक अच्छा लगा, इससे प्रैक्टिकल वे में आपको इनलाइटन किया, तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।